हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके लिए कुछ जबरदस्त करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट 10 ईयर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर। पिछले 10 सालों के पेपर करने जा रहे हैं सीबीएसई के। आज शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के पेपर से। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी रिवीजन बैच कंप्लीट नहीं किया है या मेन लर्निंग ही नहीं की है बिजनेस स्टडीज में, उसके लिए इस वीडियो के एंड में मैं एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। आप कोशिश करना पहले रिवीजन बैच पूरा कर लो, मेन लर्निंग कर लो, उसके बाद इन पेपर को सॉल्व करना। 10 सालों के ये पेपर है। मेरा मानना ऐसा है, अगर कोई बच्चा 10 सालों के पेपर करके जा रहा है तो 70 to 80% पेपर रिपीट ही होते हैं, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल जाता है। ज्यादातर टॉपिक यही आएंगे अगर आपने 10 सालों के पेपर कर लिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज 2024 में हुए पेपर के, यानी कि पिछले ही साल में हुए पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ। कोशिश करेंगे वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिजनेस की वीडियो 30 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में ही रहे। अकाउंट्स की वीडियो थोड़ी लेंदी होगी क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बिजनेस की वीडियो 30 से 40 मिनट के बीच में ही रखने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आर एमसीक्यूज कैरिंग 1 मार्क। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका एक बार सारे बच्चे सीख लें। कभी भी बेटा केस पढ़ना शुरू करना ही नहीं है आपको। आप हमेशा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ रहा हूं। सबसे लास्ट चीज देखो, क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है? आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ रवि कुमार। रवि कुमार का लीडरशिप स्टाइल क्या है? ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या फ्री रेन। तीन तरीके के लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं। पढ़ते हैं जी क्या कहता है। कहता है फॉर टेकिंग द कंपनी आउट ऑफ लॉसेस रवि कुमार टुक ओवर एज द एमडी ऑफ स्ट्रगलिंग Vova watch company in January 2020. As soon as he joined, he tried to find out the reason for the company not doing well. He found out that employees were not involved in decision making and they had to just follow the order resulting in low morale of employee. अभी तक ये लाइन मेरे को एक बहुत बड़ा हिंट देती है कि एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको पता हो ऐसा ऑटोक्रेटिक लीडर किया करता था। Recognizing the need for change, Ravi Kumar started on a journey to bring back the enthusiasm and the motivation of employees. He initiated open dialogues and encouraged them to actively participate in decision making. एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया। टुगेदर दे डेवलप्ड एक्शन प्लान टू एड्रेस द कंपनीज चैलेंजेस रिगार्डिंग आउटडेटेड डिजाइन, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस एटसेट्रा। ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं है और काम का। एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है। रवि कुमार कैसा लीडर है? डेमोक्रेटिक लीडर है, फ्री रेन लीडर नहीं होगा। फ्री रेन लीडर क्या होता है? सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर। सारी के सारी पावर एम्प्लॉइज को देकर रखता है। इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन। तो बेटा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आंसर है। वैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है ये भी बता देता हूँ। 100 क्वेश्चन देखोगे लीडरशिप स्टाइल पे, 90 का आंसर डेमोक्रेटिक मिलेगा। ये बात मैं अपने मेन बैचेस में भी बोलता हूँ, रिवीजन बैचेस में भी बोलता हूँ, जाकर देख लो वीडियोस। हमेशा बोलता हूँ ये बात। आगे बढ़ाते हैं अच्छी बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा सोशल एनवायरमेंट का एलिमेंट है? ये तो मेरे को इकोनॉमिक दिख रहा है, फर्स्ट वन। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, दिस इज सोशल एनवायरमेंट। वर्कफोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? सोसाइटी के किसी भी एलिमेंट से क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है? ठीक है ना जी, हमेशा ध्यान रखना वो सोसाइटी का पार्टी बनेगी। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स ये हो जाता है सोशल एनवायरमेंट। सीबीएसई ने 27 पेजेस पे ये पेपर प्रिंट करा है। इसको देखकर होपलेस मत हो जाना। हिंदी में भी प्रिंट करता है, इंग्लिश में भी प्रिंट करता है। इसके अलावा फॉन्ट साइज बहुत बड़ा होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि कितने पेजेस में। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दी गई है। मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है। Delegation is the entrustment of responsibility and authority to another and the creation of accountability for the performance. मेरे को तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू लग रही है। सेकंड वन, irrespective of the extent of delegated authority, the manager shall still be accountable to the
सेम एक्सटेंट, सेम नहीं होगा तो द सम एक्सटेंट होगा, सम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन। यहाँ पर थोड़ी सी एरर है प्रिंटिंग में बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है वो, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। वो कह रहे चाहे आप कितना भी डेलीगेशन कर लो, कहीं ना कहीं मैनेजर कुछ तो अकाउंटेबल रहता है ना, पढ़ा होगा आपने, अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। तो ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती हैं, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में टारगेट अचीव करना, इट इज एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस होता है विद इन द टाइम अचीव करना। साथ साथ कुछ और कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूं आपके, आगे बढ़ाते हैं जी। डवेक्स वाज अ लार्ज कंपनी विद अ रेनॉन्ड नेम। एक सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले फटाफट से। The factor affecting dividend decision discussed above, which allowed DAVEX to pay higher dividend to the shareholder is। डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर को डिस्कस किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कंपनी क्यों हायर डिविडेंड पे कर पा रही है। DAVEX was a large company with a renowned name in a healthcare industry, specializing in the development and production of life-saving medication and medical devices. With a strong reputation for ethical practices, DAVEX attracted a large number of investors who had great faith in company's future. This allowed DAVEX to raise capital easily from the market whenever expansion or new project were to be undertaken. As a result, it could pay higher dividend to the shareholder. बेटा वैसे तो सारा का सारा हिंट खुद ही दे दिया कि कंपनी ने डिविडेंड क्यों हायर पे करा, क्योंकि मार्केट से ज्यादा पैसे जुटा पाती है हर बार, क्योंकि बहुत अच्छी रेपुटेशन, यानी कि आंसर इज डी, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। आगे बढ़ाते हैं जी। बेटा अगर इतना छोटा क्वेश्चन हो, वन लाइनर हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को शुरू से भी पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ने को क्यों कहता हूं, क्योंकि बेटा माइंड ना हैंडल नहीं कर पाता बहुत ज्यादा डेटा, अगर आपको आदत ना हो, इसलिए मैं कहता हूं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो फिर केस पढ़ो। लेकिन अगर वन लाइनर है तो आप कर सकते हो कि स्टार्टिंग से भी पढ़ लो। तो आइडेंटिफाई द प्रोसेस मुझसे पूछा गया, मैंने चारों ऑप्शन देख लिए गए और कहता है इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। बेटा जैसे ही मैंने पढ़ा करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, आंसर इज डेवलपमेंट। अगर कह देता ना जॉब ओरिएंटेड कोई चीज है तो वो ट्रेनिंग हो जाता। ठीक है जी। करियर ओरिएंटेड प्रोसेस डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉइज इन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स मैच्योरिटी एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल कैपेबिलिटी। बिल्कुल आंसर इज डेवलपमेंट। शुरू की 3 लाइनों से भी क्लियर था और आगे का सारा मैटर डेवलपमेंट की तरफ ही इशारा करता है। एनसीईआरटी में भी कुछ सिमिलर लाइंस गिवन है बेटा ऐसी ही। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। 7th पर आ गए हैं। दिस हाइलाइट्स द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मुझे छाटनी है बेटा। कहते हैं एसके बिल्डर्स बिकेम द मार्केट लीडर इन द डिजाइनर हाउस सेगमेंट एज it was first to recognize the need of using AI in designing house in changing environment of technological advancement। बिल्कुल काम की बात है बेटा, सबसे पहले हैं जिन्होंने एआई की जरूरत को समझा। तो बाबू आपने शायद मारुति वाला एग्जांपल सुना हो अपने टीचर से, सबने सुना होगा, एनसीईआरटी में भी सेम एग्जांपल है, तो आंसर हो जाता है हमारा बी ऑप्शन। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आगे बढ़ाते हैं जी। इन द डैश मार्केट प्राइसेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कौन सी मार्केट में प्राइस डिटरमाइन करने की जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की है? बेटा देखो, सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट ये तो एक ही बात होती है। ठीक है, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये तो दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां मैनेजमेंट अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करके अपने शेयर को बेच सकता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। 9th वन, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड, इट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। बेटा फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग बैलेंस बिठाती है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में और फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि हमें कितने पैसे चाहिए और कहां से आएंगे, ये काम फाइनेंशियल प्लानिंग का है। तो आंसर इज सिंपल बी। 10th वन, दोनों स्टेटमेंट गिवन है, ऑप्शन वही चारों हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आए थे। अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर। बिल्कुल फाइनेंशियल मार्केट का एक फंक्शन भी सेम बात बोलता है। Second one, it gives the saver choice of different investment and help to channelize surplus fund into the most productive use. Again, ये भी सेम ही फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन बात बोलता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
11th one, choose the incorrect statement from the following about the functions of stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन में से देखना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू सिक्योरिटीज, गलत है बेटा. एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है. अगर आपको सारे फंक्शंस याद है स्टॉक एक्सचेंज के तो आपने ये हेडिंग में ही पढ़ लिया होगा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी. पहली ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं. मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा पहले रिवीजन कर लेना तो इनकी कोई वर्थ है. ठीक है जी. आप सोचो मैं सीधा ये पढ़कर चला जाऊं तो वो बेटा आपको इतना हेल्प नहीं करेगा. आगे बढ़ते हैं जी 12th क्वेश्चन की तरफ. ऑनलाइन रिटेलर बाइसन हैज ग्रोन टू बी द बिगेस्ट प्रोवाइडर वर्ल्ड वाइड इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स. रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा गया. ठीक है जी. अगर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा गया तो ऑब्वियसली ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ए आंसर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपके कोर्स में फंक्शनल और डिविजनल दो ही हैं. चलो जी आगे बढ़ते हैं. ऐसे करके ना बेटा कुछ ऑप्शन आप अपने लिए भी रिजेक्ट कर सकते हो पेपर. Its revenue are growing steadily year after year. It owes its success to the rapid rate of digitization and its organizational structure. Bison Managing Director Mohit makes strategic decision and has control over the entire organization. In Bison, jobs of similar nature are grouped together into HR department, marketing department, purchase department, research and development department. वैसे तो बेटा हो गया, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के हिसाब से बांटा गया तो इसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 13 पर आते हैं. मैच द टर्म गिवन इन कॉलम 1 विद द मीनिंग इन कॉलम 2. अच्छा जी. और मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. प्लेसमेंट इनमें से क्या है? अच्छा जी प्लेसमेंट क्या है पढ़ लेते हैं. तो वो यही है प्लेसमेंट तो जो मुझे दिख रहा है. It refers to the employee occupying the job position. वैसे एक काम करते हैं हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. ये पढ़ते हैं इधर मैच करते हैं, वो ज्यादा आसान होगा मुझे लगता है. Introducing the selected employee to the other employee. Selected employee को दूसरों से इंट्रोड्यूस करना. ओरिएंटेशन है यानी कि थर्ड का तो 1 है. अगर थर्ड का 1 है तो आंसर बी और सी में से ही हो सकता है. सेकंड पढ़ लेते हैं. It refers to the employee occupying the position for which he or she is selected. बेटा एम्प्लॉय को जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट करा गया उसे वो पोस्ट दे देना. इट इज प्लेसमेंट यानी कि फर्स्ट का हो जाता है सेकंड, यानी कि अभी भी मेरे पास दोनों चांसेस हैं. आगे बढ़ते हैं जी. इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय करंट और पास्ट परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है. फोर्थ का हो जाता है थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, बाकी सब गलत हो जाते हैं. आगे बढ़ाते हैं इसी बात को. कहते हैं प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ और अ क्वार्टर और अ ईयर. प्लानिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं. महीने के हो सकते हैं, क्वार्टर हो सकते हैं, ईयर बेसिस पे हो सकते हैं. फीचर ऑफ प्लानिंग मुझे छांटना है. ठीक है जी. एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान. कहते हैं जैसे वो टाइम पीरियड खत्म होगा फिर एक नया प्लान आएगा टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन. यानी कि वो ये कहना चाहता है एक प्लान खत्म होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा. प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस. वेरी वेरी सिंपल. आगे बढ़ाते हैं जी. 15th वन, द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज व्हिच यूजेस अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एज अ मींस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज. बेटा अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ये प्रोडक्शन कंसेप्ट ने कहा था कि अगर आप मार्केट में और आपके पास ये दो चीजें हैं, आपका प्रोडक्ट कस्टमर के डोर स्टेप पर अवेलेबल है और बहुत सस्ता है, तो कस्टमर खरीदेगा खरीदेगा, आपको कोई फेल नहीं कर सकता. तो प्रोडक्शन कंसेप्ट की स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल है. आगे बढ़ाते हैं जी. मुझे टूल ऑफ प्रमोशन आइडेंटिफाई करना है और एक पिक्चर है. 50% ऑफ ओनली फॉर 2 days. हरी अप. बेटा ये सेल्स प्रमोशन है. कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या करती है, कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देती है, उन्हें हम सेल्स प्रमोशन टूल बोलते हैं. तो बेटा ये सेल्स प्रमोशन टूल है. शॉर्ट टर्म के लिए हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं मार्केट में. आगे बढ़ाते हैं जी. 17th वन, मुझे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन गिवन है और ऑप्शन वही है जो बेटा ट्रेडिशनली गिवन होते हैं, वही 4 ऑप्शन. पढ़ते हैं जी. असर्शन. Many enlightened business firms have set up their own consumer service and grievances cell. बेटा जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं उनके खुद के कस्टमर केयर नंबर होते हैं, कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं, तो होते हैं जी. रीजन, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट and to be heard in case of dissatisfaction with a good or a service.
बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है दर्शन को। हम ग्रीवेंसेस सेल या कंज्यूमर सर्विस कस्टमर केयर सेंटर इसलिए खोलते हैं क्योंकि कस्टमर को राइट है कि उसको सुना जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज ए। 18th वन, which of the following is not a component of physical distribution? इनमें से कौन कंपोनेंट नहीं है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का? आंसर इज बी, स्टैंडर्डाइजेशन इन ग्रेडिंग। ये मार्केटिंग का एक फंक्शन है। आपने पढ़ा होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 4 कंपोनेंट है, पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन वेयर हाउसिंग, देन इन्वेंटरी कंट्रोल। यहाँ वेयर हाउसिंग की जगह ये दे रखा था, तो आंसर बी हो जाता है बाबू। उसके बाद 19th क्वेश्चन लंबा चौड़ा सा दिख सकता है, ये सब एफर्ट्स आपके टाइम को खराब करने के लिए होते हैं। बिजनेस स्टडीज का पेपर बच्चों से पूरा नहीं होता, क्यों? क्योंकि बेटा लेंदी केस स्टडीज, 1 मार्क में इतना लेंदी केस। खैर पढ़ते हैं। द टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय बीनू's डॉटर टू रिवाइव द बुक स्टोर वाज। बेटा मुझसे टूल ऑफ कम्युनिकेशन पूछा गया और बेटा मुझे कहीं ना कहीं गिवन है प्रमोशन के ही फर्दर टाइप्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी लीडरशिप स्टाइल में बताया था, मेरे मेन बैचेस को अटेंड करो या रिवीजन बैचेस को अटेंड करो, हमेशा बोलता हूँ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाए, 99.99% केस में आंसर पब्लिक रिलेशन। ठीक है जी, ऑल्दो ऐसा कोई तुक्का आप मत लगाना, पढ़ लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ 99.99% आंसर पब्लिक रिलेशन है। और बेटा जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद हिंट मिल जाएगा। तो वो कहते हैं बीनू हैड अ बुक स्टोर इन शब्द कॉल्ड बुकमार्क। For years, the bookstore was doing reasonably well, but with the rise of digital book and online retailers, her sales had declined. Binu's daughter, who had just completed her MBA with a specialization in marketing, decided to launch a market campaign to revive the bookstore. यहाँ तक शायद केस समझ में आता होगा, एक बुक स्टोर चलाते थे, खत्म हो गया, सेल डिक्लाइन हो रही है क्योंकि मार्केट में ई बुक्स अवेलेबल हो गई हैं। अब वो चाहती है बीनू की डॉटर कि वो क्या करे, एक मार्केट कैंपेन रन करे और रिवाइव करे अपने स्टोर को। The campaigns focus on the joy of reading books in a physical form, the joy of turning pages, and the warm atmosphere of bookstore. बेटा इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है कि फिजिकल फॉर्म में अगर आप बुक्स रीड करते हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं। She organized story writing and other competition every weekend. The information of these was given to the parent and children through TV, radio, children's magazine, etc. Attractive prices were offered to the winner. और ठीक है जी, मुझे बात सारी समझ में आ गई। बेटा अगर आपको याद हो पब्लिक रिलेशन होता क्या, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंपनीज इमेज और इट्स प्रोडक्ट इमेज। आपको नहीं लगता यहाँ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंपनी की इमेज को? हमारा एक बुक स्टोर है, खत्म होने की कगार पे है, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगेन पब्लिक रिलेशन है, ये तो एडवांस में ही पता था। खैर हमें आंसर आगे बढ़ाते हैं, अच्छी बात को 20th पर आ जाते हैं। और 20th में देख लो अगेन टाइम वेस्टिंग करने का तरीका। द टाइप ऑफ प्लान विच हेल्प द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टू बिकम द मार्केट लीडर बॉस। मुझसे टाइम, मेरे से क्या पूछा जा रहा है? टाइप ऑफ प्लान पूछा जा रहा है मार्केट लीडर बनने के लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कंपनी ने क्या किया ये देख लेते हैं। Best Electronics is led by its visionary CEO Nikhil. It has reputation for good quality product and customer services. Nikhil recognized the need of continually innovate and provide customer with latest product. He wanted the company to be the market leader in electronics. वैसे मैं बता देता हूँ, अगर कोई केस 2 3 4 पैराग्राफ में डिवाइडेड हो ना तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि पहले पैराग्राफ में कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बात अभी आपको नहीं पता होगी, ये बात एक्सपीरियंस से आती है, जो बहुत केस स्टडी पढ़ लेते हैं। मुझे एडवांस में बता दे इस फर्स्ट पैरा में कुछ होगा नहीं। कहता है निखिल न्यू दैट टू रियलाइज हिज एम्बिशियस विजन ही नीडेड अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड प्लान दैट would provide a broad contour of the company's business. His team conducted extensive market research to uncover the emerging trend, customer preferences, potential competition. Research करने कहता है on its basis a plan was prepared defining a company's direction and scope in a long run. जैसे ये टर्म पढ़ा मैंने और ये कंपनी की डायरेक्शन की बात हुई, आंसर स्ट्रेटजी हो गया। ज्यादातर केस में कंपनीज डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव देते हैं, पर अगर आप स्ट्रेटजी पढ़ो, स्ट्रेटजी का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान 3 चीजों से मिलकर बनता है, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म की भी बात आती है, ऑब्जेक्टिव की भी बात आती है, अडॉप्टिंग अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन तीनों बातों से मिलकर स्ट्रेटजी बनता है। पहला ही हिंट था जो बड़ा काम का था, आंसर इज स्ट्रेटजी।
आगे बढ़ते हैं, अब हम 3 मार्कर्स पर आ चुके हैं, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए बेटा। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको ये 20 क्वेश्चन करने में। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, बड़े क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हिंट होते हैं, तो वो क्वेश्चन थोड़ा इजीली हो जाते हैं। मेहनत उन 20 क्वेश्चन के लिए करना सबसे ज्यादा। अगर आप उन 20 के लिए मेहनत करोगे तो आप देखोगे खुद ब खुद आपको 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर सब आते हैं। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। 3 फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और 3 फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन, दोनों ही आसान है, कुछ भी लिखते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, और भी बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, रिलेटिविटी। तो ठीक है, 3 फीचर लिखने हैं, लिखे जाएंगे। 22 अगेन एक केस की फॉर्म आ गई। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करने वाले कोई 2 फैक्टर 3 मार्क्स में, अच्छा अच्छी बात है, 2 ही फैक्टर पूछे गए हैं, पढ़ते हैं। अच्छी Kanav, after passing out the college with specialization in renewable energy, was determined to start a solar power plant. The venture required heavy investment in plant and machinery and less on manual labor. बेटा वेंचर में बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी में, और मैनुअल लेबर कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक दिख रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेबर पे रिलाई नहीं किया जा रहा। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट नेचुरली आपकी बढ़ जाएगी अगर आप इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी नहीं कर रहे। तो काफी अच्छा हिंट था ये तो। Canem invested in latest solar panel technology and infra and purchased the latest solar panel inverters and the battery storage system. Despite the high risk and substantial investment, Canap's business had good expansion possibilities. The world was increasingly moving towards clean energy solution, and there was a growing demand for sustainable power sources. So, Canap decided to create a higher capacity to meet anticipated demand quickly. अरे वाह, मेरे नोट्स की ही लाइन है, एनसीईआरटी में भी लाइन है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हेडिंग का नाम है। बेटा अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप एंटीसिपेटेड डिमांड को भी मीट आउट करने की सोचते हो और एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी भी खरीद लेते हो। तो ये वो कहना चाह रहा है, यानी कि बेटा अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मेरी कंपनी में दिख रही है, अगर ग्रोथ के चांसेस हैं, ऑब्वियसली मेरी फिक्स कैपिटल और बढ़ेगी, मैं और प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा। तो आंसर इज वेरी सिंपल, चॉइस ऑफ टेक्निक और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये 2 हेडिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जी। 23rd question, identify and explain the method of training used by BB Motor to ensure that its employee had the skill and the knowledge to build innovative high performance car. अच्छा जी, मुझसे मेथड ऑफ ट्रेनिंग पूछा जा रहा है। 4 ही मेथड ऑफ ट्रेनिंग हमारे कोर्स में, ऑन द जॉब में 3 और ऑफ द जॉब में 1। ठीक है जी, पढ़ते हैं फटाफट से। रेनॉल्ट कार कंपनी नेम बीबी मोटर्स was known for producing टाटा मोटर की कॉपी कर रहे हैं तो हाई परफॉर्मेंस कार। They were committed to ensure that its employee had the skill and the knowledge to build these innovative high-performance cars. To achieve this, they implemented a unique approach for training. यहाँ से काम की बात आनी शुरू हो गई है, जल्दी नहीं करनी। The company transformed a section of its factory into what they called the learning floor. अच्छा जी, actual work environment was created by allotting a specialized space. बेटा एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना, हूबहू वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो आप एक्चुअल वर्क प्लेस पे देखोगे, इसे हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। और जहां ये हिंट होता है आंसर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है। तो बड़ा काम का हिंट दे दिया इसने, मुझे नहीं लगता मुझे आगे भी पढ़ने की कोई जरूरत है, फिर भी पढ़ लो। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हम वहां कराते हैं जहां सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैंडल करनी होती है, पायलट की ट्रेनिंग भी वैसे ही होती है। कहता था स्पेस वाज इक्विप्ड विद अ रेंज ऑफ कार कंपोनेंट टूल्स एंड सोफिस्टिकेटेड कार। दूसरा हिंट, तो बेटा काम मेरा हो चुका है। ठीक है, आंसर इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, और ये बहुत सिंपल था। आगे बढ़ाते हैं जी। स्टेट एनी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी और डिफरेंशिएट बिटवीन मनी और कैपिटल मार्केट ऑन एनी 3 बेसिस। अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस आपने पढ़ा हो शायद एनसीईआरटी से, उन्होंने टेबल फॉर्म में नहीं लिखा, शायद आपको याद है, टेबल फॉर्म में नहीं लिखा, हेडिंग्स लिखे और एक्सप्लेन किया गया। इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर डिफरेंस है, पार्टिसिपेंट्स के बेसिस पर डिफरेंस है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेफ्टी याद होगा। और अगर 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करूं मैं सेबी के, इनसाइडर ट्रेडिंग वाला एक फंक्शन है,
प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। तो ठीक है, 3 फंक्शन भी लिखे जा सकते हैं, डिफरेंस भी बताया जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। केस है बहुत लंबा चौड़ा सा दिख रहा है मुझे, ओहो बहुत ही लंबा चौड़ा, टाइम बर्बाद करने का एक और अच्छा तरीका, 2 पेज पे केस प्रिंट किया हुआ है। पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस डिस्कस्ड अबव टिल द वेरिफिकेशन स्टेज to ensure that a company brought the best candidate to meet the growing demand for fashionable clothing। बेटा मुझसे स्टेप पूछे गए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के, और बाद में प्रोसेस का भी डिस्कशन मेरे को लगता है अच्छा से हो गया, ताकि कंपनी इंश्योर कर सके कि बेस्ट कैंडिडेट है। यानी कि मैं समझ चुका हूं, आप शायद समझ चुके हैं कि नहीं, ये बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात चल रही है बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स बताने हैं, और क्वेश्चन 4 मार्क में। क्वेश्चन के ना मार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आपने देखा 4 मार्क्स में, आपको क्या लगता है कितनी हेडिंग्स होंगी बेटा? यूजुअल केस, जनरल केस की बात करते हैं, 4 हेडिंग मिलेंगी। 4 नंबर का क्वेश्चन 4 हेडिंग, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 हेडिंग ज्यादातर केस में। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हमेशा मिल जाएंगे आपको। तो चलो जी, मेरे हिसाब से 4 हेडिंग मिलेंगी, और मुझे लगता नहीं फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी काम का होगा, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था। ठीक है जी, पढ़ लो फिर भी। Verfab was a garment manufacturing company known for its high quality fashionable clothing. They had been in a fashionable clothing business for the last 23 years. The company was earning enough profit and the demand for their fashionable clothing was rising tremendously. The company was expanded need to hire new talent to meet the growing demand. They followed a comprehensive process। ठीक है जी, जो मैंने बोला वही है, फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है। ये बात आप एक्सपीरियंस से सीखोगे बेटा, अभी कोई नहीं सिखा सकता आपको। ठीक है जी, टीचिंग करके आ गया थोड़ा सा एक्सपीरियंस, वरना हमें भी नहीं पता था 11th 12th में। The process began with a first round evaluation of application. The HR team carefully reviewed each candidate's qualification, experience, and suitability for the available position. It eliminated unqualified and unfit job seekers based on the information supplied in an application form and shortlisted that dash dash candidate। ठीक है जी, बात बिल्कुल क्लियर है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में ही देख रहे हो कि जिसने बेसिक क्राइटेरिया ऑफ जॉब ही पूरा नहीं करा, बेसिक क्वालिफिकेशन या बेसिक एक्सपीरियंस नहीं उसके पास, उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बोलते हैं बेटा हम इसको टेक्निकल भाषा में। तो पहला स्टेप मुझे सिलेक्शन का मिल गया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड पैराग्राफ, यानी कि अब जो मुझे लगता है जो क्वेश्चन के हालात हैं, हर पैराग्राफ में एक स्टेप मिल जाएगा। हालात ही वैसे दिख रहे हैं ये चीजें बेटा, फिर मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस से समझ में आएंगी। इस पैराग्राफ में एक मिला, अगले में एक। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट देन आस्क्ड टू टेक सीरीज ऑफ टेस्ट। जैसे इसने बोला मुझे समझ में आ गया, मैं आगे भी पढ़ पा रहा हूँ। आप इंटेलिजेंस टेस्ट से लेकर पर्सनैलिटी टेस्ट तक सब कुछ जज करने जा रहे हो। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल क्लियर है। सिलेक्शन टेस्ट, उसके बाद 15 कैंडिडेट हु परफॉर्म्ड वेल इन अ टेस्ट वर इनवाइटेड फॉर अ फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, हम इंटरव्यू के लिए एग्जैक्ट वर्ड लगाते हैं, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। नोट्स में भी मिल जाएगा, मेरे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। और वैसे एनसीईआरटी में भी सेम ही बात है। आगे बढ़ाते हैं जी। Since these 10 candidates had cleared all the above steps, Verfab conducted verification by contacting their previous employers to confirm the detail of candidates had provided. रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, प्रीवियस एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो बेटा चारों स्टेप मिल चुके हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है सब कुछ बिल्कुल ओके है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद शायद ये भी था, देयर आफ्टर अ डिसीजन वाज मेड टू चूज 8 कैंडिडेट। सिलेक्शन डिसीजन इसको आप बोल सकते हो, पर 4 मार्क में क्वेश्चन आया, 4 बहुत है आपके लिए। आगे बढ़ाते हैं जी। मुझे कहा गया बेटा स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट और स्टेट एनी 4 फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। दोनों ही बहुत आसान है, दोनों में ही दूर से दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 4 फंक्शन की बात करूं आपके साथ मैनेजमेंट की, वो मुझे ज्यादा आसान लगते हैं। ठीक है जी, मैंने बैच में शॉर्टकट करवाया हुआ है, अगर आपको करना हो वीडियोस देख लेना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये बात याद रखो, इससे चारों के चारों फंक्शन निकल जाएंगे टॉप मैनेजमेंट के। बेटा प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आपको क्या लगता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? Who formulates the objective for whole of the organization? It is obviously top level.
तो टॉप लेवल का पहला फंक्शन है बेटा फॉर्मुलेट करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, पहला फंक्शन डन। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कितने फंक्शंस में डिवाइडेड होगी, कितने डिविजन्स में डिवाइडेड होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें या डिविजनल, और फंक्शनल करे तो कितने फंक्शन, और डिवीजन करे तो कितना डिवीजन, इट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। स्टाफिंग, की अपॉइंटमेंट्स, की अपॉइंटमेंट्स मेजर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देखो मैं हमेशा बोलता हूं मैनेजमेंट का हर फंक्शन हर लेवल पर परफॉर्म होता है, बस उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है। देखो नॉर्मली जो अपॉइंटमेंट करता है सारी एचआरएम करता है, पर मैं कहूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की ही वैकेंसी है, पोस्ट वैकेंट पड़ी है, तो उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आप बताओ। ऑब्वियसली टॉप लेवल करेगा। तो जो मेजर अपॉइंटमेंट होती हैं वो कौन करता है? बेटा मेजर अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग से मैंने तीसरा पॉइंट क्लियर कर दिया। कंट्रोलिंग, बेटा बहुत बड़े बड़े बंदों की आपने अपॉइंटमेंट की है, इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कौन करेगा? जिनकी आपने अपॉइंटमेंट करी है मॉनिटरिंग भी आपको करनी पड़ेगी। एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मेरे करेक्ट पाथ पर चल भी रहे हैं कि नहीं, वो भी मॉनिटर आप ही करोगे। तो बेटा ये जो शॉर्टकट है ना, देखो कोई बच्चा बोल नहीं सकता, इससे टॉप मैनेजमेंट के चारों फंक्शन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। रही बात अगर मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, वो शायद आपने पढ़ा है, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, डायनेमिक नेचर आपने पढ़ा होगा, ग्रुप एक्टिविटी आपने पढ़ा होगा, इंटेंजिबल फोर्स आपने पढ़ा होगा। शॉर्टकट बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। पीएम का जीडी कंडक्टर और इंटरव्यू लो, यहां से आपको 4-5 फीचर वैसे ही याद हो जाएंगे। बता दिया मैंने शॉर्टकट। आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन एनी 4 बेसिस। 4 बेसिस पे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस पढ़ना है। एक बात अब बहुत काम की बता देता हूँ, जितने डिफरेंसेस पढ़ोगे किसी भी टीचर के नोट्स मत पढ़ना, इवन मेरे भी मत पढ़ना। ठीक है जी, सारे डिफरेंस एनसीईआरटी से पढ़ लो, कभी कोई बेसिस बाहर नहीं जाएगा। देखो ये मैं आइडियल क्वेश्चन नहीं समझता, आज की तारीख में जो क्वेश्चन का लेवल है वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑन डैश 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 बेसिस। क्वेश्चन आपको खुद बेसिस देता है कि मैं ये बेसिस बता रहा हूं, इनके बेसिस पर डिफरेंस बताओ, और ये बेसिस एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकते। तो अगर डिफरेंस पढ़ना है वो किसी भी टीचर के नोट से नहीं पढ़ना, वो हमेशा एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। तो बेटा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो 4 बेसिस पे डिफरेंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ाते हैं जी। 28(1) एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। मुझे लगता है ए पोर्शन काफी आसान है, तो ए पोर्शन डिस्कस कर देते हैं। पहले बात कर देते हैं क्रेडिट अवेलेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल को कैसे अफेक्ट करता है। बेटा अगर मैं कहूं मैं जिनसे सामान खरीदता हूं, मेरे बिजनेस के सप्लायर मुझे आराम से लिबरल क्रेडिट देते हैं, जितना मर्जी ले लो, जब तक मर्जी पे कर दो। तो बेटा ऐसे केसेस में मेरे को वर्किंग कैपिटल लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी, अगर इतनी आसानी से क्रेडिट अवेल हो सकता है। मैं सारा पैसा उनका लगाऊंगा, उनके पैसों का ही स्टॉक है मेरी दुकान के अंदर, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपना पैसा लगाने की। ऐसे केसेस में मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नेचुरली कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, अगर वो उधार नहीं देते मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ी रहेगी। सेम बात ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखो आप कितनी एफिशिएंसी से ऑपरेट कर रहे हो ये भी मैटर करेगा, कि रॉ मटेरियल को कितनी जल्दी कन्वर्ट कर देते हो फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को कितनी जल्दी बेच देते हो, डेटर से कितनी जल्दी पैसा रियलाइज कर देते हो। तो ये आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपके पास है तो हमेशा वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। फिनिश गुड्स जल्दी बन जाता है, रॉ मटेरियल से जल्दी बिक जाता है, और डेटर से भी जल्दी पैसा रियलाइज कर देते हो। अगर इतनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है तो वर्किंग कैपिटल कम, एंड वाइस वर्सा। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। 29 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, टोटल 34 ही है, 6 क्वेश्चन लेफ्ट है, और मुझे लगता है 6 मिनट लगने चाहिए। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, और स्टेट एनी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट अबव। तो बेटा मुझे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताना है, और जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करूंगा उसकी 3 इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट छाट लो बेटा, अगर वो मिल जाता है। इंपॉर्टेंस बताना तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। कहते हैं पीयूष इज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अ शू कंपनी कंफर्टी, ही हैज 1000 वर्कर अंडर हिम इन हिज डिपार्टमेंट।
Piyush booked a special order for 300 pair of gents shoes at a estimated cost of 500 pair plus 20% profit margin. पीयूष ने बुक करे हैं स्पेशल ऑर्डर 300 पेयर जेंट शूज का, उसको लगता है 500 के आसपास पहुंचने चाहिए, 20% कमा लेंगे। दिस ऑर्डर इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर उसके 1000 लेबर ये कंप्लीट कर देंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर पीयूष फाउंड आउट दैट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ शूज वाज 700। पीयूष की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 500, आया क्या? 700। he tried to find out the reason but he couldn't। बेटा वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे तो इतना पढ़ के ही समझ में आ चुका, पता नहीं आपको समझ में आया क्या नहीं। देखो स्टैंडर्ड था उसका 500 का, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आई वो 700 आई। कंपेयर करने पे पता लगा डेविएशन, सारी कंट्रोलिंग प्रोसेस के हिंट है सारे के सारे। डेविएशन का हम क्या करने चाह रहे हैं बेटा? रीजन फाइंड आउट करने चाह रहे हैं, पॉसिबल कोज ऑफ डेविएशन देखना चाह रहे हैं। पीयूष चाहते हैं ना रीजन पता लगे कि 700 क्यों आया। तो बेटा मेरे को आंसर मिल चुका, मुझे नहीं लगता बाकी की जरूरत है। कंट्रोलिंग और 3 आप देख लेना, कोई भी इंपॉर्टेंस लिख देना। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो बेटा हो जाएगा ये तो, खैर कोई दिक्कत है ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं जी। बाबू मुझसे पूछा जाता है विच ग्रीवेंस रिड्रेसल एजेंसी हैड अनुज अप्रोच, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्वेश्चन है। स्टेट एनी 3 रिलीफ अनुज इज लाइकली टू गेट if the consumer court is satisfied with the complaint। पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। अनुज after a lot of research paid SS developers an advance of 2 crore to build a lavish house for him। They promised to deliver the property within 18 months। At the end of 18 months, Anuj asked for the delivery of property many times, but the developer did not respond। Anuj realized that SS developers was not in a position to hand over the property to him। Anuj asked for a refund of money with interest, which SS developer refused। Anuj approached the consumer court with his complaint। बेटा किस रिड्रेसल एजेंसी पर जाएगा? 2 करोड़ की कंप्लेंट है, स्टेट कमीशन 1 CR तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और बेटा 10 CR तक स्टेट कमीशन है। तो 2 CR की कंप्लेंट है, स्टेट कमीशन तक जाएगा। कौन कौन से रिलीफ? बेटा रिफंड करा सकती है स्टेट कमीशन, रिफंड द प्राइस पेड, और पेन्यूटिव डैमेजेस के लिए भी बोल सकती है। ऐसा भी बोल सकती है एसएस डेवलपर को टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। तो ये 3 पॉसिबल रिलीफ हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, आप चाहो तो बेटा कुछ और भी लिख सकते हो। 3 मुझसे पूछा गया एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और फॉलोइंग फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कुछ भी लिख लो, तीनों ही बहुत आसान है। मैं होता तो बेटा मैं हमेशा ही लिखता, ये प्रेफर करता क्योंकि अच्छे खासे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है, मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ ज्यादा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। 32th क्वेश्चन, अभी आखिरी के 3 क्वेश्चन मेरे पास बचते हैं। कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 बेनिफिट्स एंड 2 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन डिस्कस्ड इन अबव केस। बेटा मुझे लाइन कोट करके बताने हैं प्लानिंग की 2 इंपॉर्टेंस और 2 लिमिटेशन। ठीक है जी, 2 ही पैराग्राफ दिख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ में एडवांटेज मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा, और सेकंड में लिमिटेशन। Atul Sharma was the CEO of footwear company Step One Footwear। The company manufactured innovative and comfortable footwear for all the age groups। Atul Sharma was known for meticulous planning। He ensured that the goals and the objective of company are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in which direction। काम की बात, हिंट मिल गया। अतुल शर्मा अपनी बहुत बढ़िया प्लानिंग करने के लिए फेमस है। उसने कहा गोल और ऑब्जेक्टिव इतने क्लियरली लिखे हो कि सबको गाइड करें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्शन लेना चाहती है, डायरेक्शन भी दे। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, इससे ज्यादा क्या हिंट दे? घर आकर थोड़ी बैठ जाएगा एग्जामिनर। Before each season, Step One Footwear carefully analyzed market trends, customer preferences, and production schedule। This analysis enabled the company to look ahead and anticipated changes and develop managerial response wherever necessary। बेटा काम की बात तो वैसे मिल चुकी है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बेटा हम पहले से ही चेंजेस को एंटीसिपेट कर पाते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं बेटा? लुकिंग अहेड, आगे झांकते हैं, प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है। मैं कहता हूँ 100 में से एक भी चेंज दिख गया तो उस एक्सटेंट तक अनसर्टेनिटी से तो बच जाओगे। तो
तो प्लानिंग कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का रिस्क तो खत्म कर रहा है। दूसरी काम की बात भी मुझे मिली कि आप आगे देख रहे हो, एंटीसिपेट कर रहे हो चेंजेस, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में दोनों एडवांटेज मिली, जैसा कि पहले ही बता दिया था आपको। ड्यूरिंग वन सीजन देयर वाज अ सडन सर्ज इन डिमांड फॉर eco-friendly shoes. Step 1 Footwear had already planned their production for the year with a specific goals to be achieved within a specific time frame. The manager of Step 1 Footwear did not have the flexibility to change the plan. प्लान को चेंज नहीं कर पा रहे, फ्लेक्सिबल नहीं है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिजिड कंसेप्ट है, यहां से हिंट मिला। आगे बढ़ो जी। अनदर शू कंपनी इको स्टेप क्विकली अडेप्टेड एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंफर्टेबल इको फ्रेंडली शूज बाय नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट टू द रैपिडली चेंजिंग मार्केट। बेटा रैपिडली चेंजिंग मार्केट के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। बिल्कुल क्लियर हिंट था, मुझे लगता है बहुत ही आसान केस स्टडी थी। अगर आपने बेटा मेन बैचेस में, रिवीजन बैचेस में किसी के भी टीचर के ये बातें सुन रखी हैं तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। अगर आपने नहीं सुना किसी भी टीचर को तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी हमारे पास दो ही क्वेश्चन बचते हैं, 33 एंड 34। 33 पढ़ते हैं। Quoting line from the above para, identify and explain the three functions of marketing discussed in above case. 6 नंबर में 3 फंक्शन, नॉट बैड, वेरी वेरी गुड। मुझे लगता है 3 फंक्शन आइडेंटिफाई करने बहुत आराम से हो जाएंगे और टोटल पैराग्राफ काफी सारे। पढ़ते हैं जी। पहला पैराग्राफ बिल्कुल काम का नहीं होगा। Ayush and Reha were passionate about sustainable agriculture and healthy living. They wanted to start a business selling organic produce. They had a small farm in rural area where they began growing fresh organic produce and herbs. ठीक है जी, जैसा कि पहले बताया था काम का नहीं है। In the beginning, they faced challenges in the marketing their organic product. They realized that their high quality produce needed better presentation and strong identity to stand out in a competitive market. ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। दे नेम्ड द बिजनेस अर्थी स्टोर, अपने बिजनेस को नाम दिया उन्होंने अर्थी स्टोर, ब्रांड दे दिया बेटा। यहां से अगर मैं लाइन कोट करना शुरू करूं तो ये ब्रांड है, आगे भी पढ़ लेते हैं। विच इंडिकेटेड द प्रोडक्ट्स बेनिफिट क्वालिटीज एंड रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज ऑफ बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ। दे चूज अ लोगो, चूज की स्पेलिंग गलत है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दे चूज अ लोगो दैट इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट ऑफ नेचर ब्ला 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 ब्ला। बेटा यहां तक सारा का सारा ही ब्रांड है। लोगो चूज करना ब्रांड के अंदर ही आता है। अगर आपने ब्रांड की डेफिनेशन पढ़ी है तो पता होगा सिर्फ नाम नहीं होता, लोगो हो सकता है, सिग्नेचर हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकता है, इन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो बेटा शुरू की 4 लाइनें ये ब्रांड को इंडिकेट करती हैं, मार्केटिंग का ये फंक्शन है। दूसरी बात बेटा कई बार ना मैं बच्चों को देखता हूं पूरी 4 लाइनें लिखाते हैं और फिर लिखते हैं ब्रांडिंग। ऐसा नहीं करना आपको, शुरू के 2 वर्ड लिखने हैं, दे नेम्ड डैश डैश डैश, और आखिरी के 2 वर्ड लिखने हैं ऑर्गेनिक कमिटमेंट, ऑर्गेनिक कमिटमेंट। और उसके बाद आपको लिख देना है कि ये ब्रांडिंग को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स इट। पूरी 4 लाइनें मत लिखने बैठ जाना, इतने भी वेले मत बनो। एग्जामिनर की जिम्मेदारी है वो देखेगा बेटा कहां से लेकर कहां तक आपने आइडेंटिफाई किया। कहते हैं दे डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल बैग्स एंड रीयूजेबल कंटेनर। बेटा उसने डिजाइन करा, डेवलप किया बायोडिग्रेडेबल बैग्स को और कंटेनर्स को। मेरे को तो हिंट मिल गया, पैकेजिंग की तरफ पूरा पूरा हिंट है। पैकेजिंग क्या होता है? डिजाइनिंग द रैपर, कंटेनर, पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, यही तो पैकेजिंग है। और वो यही तो कर रहा है, डिजाइन ही तो कर रहा है बेटा पैकेज को, बैग्स को। They also added personal touch by including handwritten notes in each bag. ठीक है जी। They also designed and developed product stickers which detailed information about organic certification, nutritional benefit, date of manufacturing expiry, labeling, पूरा हिंट है, पूरा लेबल का हिंट है। तो तीनों फंक्शन मेरे को तो लगता है मिल चुके हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। फिर भी आप आगे बढ़ोगे तो आपको 1-2 और पक्का मिल जाएंगे। जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं और बाद में परसुएड कर रहे हैं कस्टमर को कि बाय करे प्रोडक्ट को, प्रमोशन की तरफ इशारा भी है।
ठीक है जी, और भी मिल सकते हैं क्या, 3 आइडेंटिफाई करने थे, मैंने करे। लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 34, ट्रेनिंग क्या है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग, और डायरेक्टिंग के 4 फंक्शन भी बता सकते हो। ये बहुत इजी है। ट्रेनिंग क्या है बेटा, आपको पता है, स्किल एनहांसमेंट करने का तरीका, इट इज विद रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन। ट्रेनिंग हमेशा जॉब से रिलेट करती है, डेवलपमेंट ओवरऑल होती है इन ऑल रिस्पेक्ट। देखो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों स्किल बढ़ाते हैं, पर ये जॉब से रिलेट करती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपने पढ़ी होगी, वो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन वाली ट्रेनिंग। इंटर्नशिप भी बेटा इंडिया में सारे के सारे प्रोफेशनल के लिए जरूरी है। सीए के लिए सुना होगा आपने एग्जाम्पल अपने टीचर्स से, नहीं सुना तो रेफर कर सकते हो बेटा वीडियोस को। आज हमारा पहला पेपर खत्म हो जाता है, कोशिश करेंगे रेगुलरली एक पेपर डालें। ठीक है जी, बिजनेस का भी डालेंगे, इको का भी डालेंगे, अकाउंट्स का भी डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो अपने सारी सभी दोस्तों के साथ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।